वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हो गई थी हमारे और आपके बीच। मैं उस डिस्कनेक्शन की भरपाई करने के लिए मैं फिर से उसी जोश और जुनून के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए एक बार उसी जोश और जुनून के साथ मैथमेटिक्स के उन चुनिंदे क्वेश्चंस जो जीरो लेवल के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से लेकर के टॉप लेवल के एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। बस आप एक चीज मैं आपसे कहूंगा, आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके हर एग्जामिनेशन में ये रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आइए इसे एंजॉय करते हैं अविनाश सर के साथ। एक बार फिर से आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मैं मंगल कामना करता हूं और आप जरूर सफल होंगे। यदि आप बीसीसी परिवार से जुड़े हैं तो बीसीसी परिवार का इतिहास रहा है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते चले जाते हैं उनकी नौकरी पक्की हो जाती है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी जुड़िए। गारंटी कहता हूं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। एक बार जुड़ करके तो देखिए, आपकी जिंदगी की दिशा नहीं बदल दिया तो फिर आप कहिएगा मुझे। आइए एक बार फिर से डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो हम देख रहा हूं वहां पे कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपए में बेच दिया। मैं बार बार कहना चाहता हूं और हर बार कहना चाहता हूं कि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। आप स्क्रीन पे 9 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 90 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट होगा। मैं एक क्वेश्चन से निकलने वाले जितनी भी छोटी छोटी बातें होंगी और उससे निकलने वाली जितनी भी एक्सटेंडेड वर्जन होगा, मैं सब आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। बस मेरा आग्रह आपसे यही है कि जब भी मेरा वीडियो देखें पॉज करके या कंटिन्यूअसली, आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए और उस कंटेंट को नोट करते जाइए। मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा। टेक्निक की जो उत्पत्ति होता है वो कंसेप्ट से ही होता है। विदाउट कंसेप्ट नॉट पॉसिबल टू डेवलप टेक्निक। और टेक्निक अगर आपके पास है, कंसेप्ट नहीं है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। उस हानिकारक वाली बातों से हमें ऊपर उठना है और मैथमेटिक्स पर अपनी कमांड करनी है। आइए, कहा कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपए में बेच दिया। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बार बार आपको सीजीएल से लेकर के एसएससी के हर सेक्शन और बैंक, एसएससी, रेलवे सब में पूछता है। इस क्वेश्चन में जरा ट्विस्ट देखिएगा और मैं सेकंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप क्या करना है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत अर्जित किया। मैं क्रय मूल्य को सीपी से इंडिकेट करूंगा, यानी कॉस्ट प्राइस, और लाभ प्रतिशत को मैं पी से इंडिकेट करूंगा, यानी प्रॉफिट परसेंट। और शॉर्ट में चलूंगा। प्रॉफिट परसेंट आपका जो है, प्रॉफिट परसेंट आपसे क्या कह रहा है, एक मिनट, ऐसे करोगे बार बार तो देखिए। तो मैंने कहा आपसे कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपए में बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा, मेरा चेहरा देखना जरूरी नहीं है, कंटेंट आपको मिलनी चाहिए। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपए में बेच दिया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत, जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही प्रतिशत लाभ है। तो यहां एसपी कितना है, 171। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां प्रतिशत लाभ के सेंस में जो हमारा एसपी होता है उसका फॉर्मूला होता है एसपी 171। एसपी कितना, 171। एसपी कितना, 171 इज इक्वल टू, एसपी कितना, 171 इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा, तो एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस एक्स, ये पी परसेंट, अब बटे में 100। ये एक फार्मूला भी काम कर गया मेरे दोस्त। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अब बटे में 100। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि यदि आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसका सटीक आंसर ये है कि आपसे यही ना पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो आपको 171 आनी चाहिए, 171 आनी चाहिए। अगर आप 90 ले लेते हैं तो 90 इंटू 100 प्लस 90, 190 बटा 100। आप 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आ जा रहा है। देख लीजिए कितना सिंपल। क्यों एक्स का वैल्यू निकालिएगा साहब, एक्स का वैल्यू निकाल के भी तो 90 ही आएगा। एक्स का वैल्यू निकाल के क्या आएगा, 90 ही तो आएगा। तो आप देखिए, हमें 171 लाना है तो हम इस 90 को उठाए
90 इंटू जितना सीपी है, जितना कॉस्ट प्राइस है, उतना ही प्रतिशत लाभ है और 90% लाभ भी है, इसलिए 100 प्लस 90 कितना 190। और बचपन से हम लोग पढ़े हैं 19 नमा 71 से, इंग्लिश में कहें तो 19 9 जा 171। देखिए कितना सुगम, सरल और संक्षेप में मैंने आपसे क्लियर कर दिया। 90 क्यों? क्योंकि 90 रखने से मुझे 171 मिल रहा है। SP बराबर SP, ये SP का फॉर्मूला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जहां कहीं भी आपको मिलेगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। अब जरा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो, एक व्यक्ति अपनी आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे। 3 तरह के सवालों में जो आपको सवाल मिलेगा उसमें ये मिलेगा, एक आपके पास आमदनी की चर्चा होगी, दूसरा आपके पास खर्चा की चर्चा होगी और तीसरा आपके पास बचत की चर्चा होगी। ये 3 डाटा इस टाइप के सवाल में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां बचत की चर्चा है वहां खर्चा ऑटोमेटिकली आएगा और आमदनी की चर्चा ऑटोमेटिकली होगी। इसलिए इस 3 शब्द के सवाल को आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। आप लिख के रख लीजिए, ऐसा सवाल आपसे नहीं छूटेगा। सिर्फ एक सवाल नहीं सीखें, आप पूरी ब्रह्मांड सीख लें इससे रिलेटेड करके। आइए, तो सबसे पहले एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कह रहा है, बचत की भी बात हो रही है। देखिएगा कितना सिंपल। आई स्टैंड्स फॉर इनकम, I stands for income, E stands for expenditure, इंग्लिश वाले व्यूअर्स पे ध्यान देंगे, E का मतलब खर्चा, और S stands for सेविंग, S का मतलब सेविंग। इस सवाल को बनाने के लिए 15 सेकेंड की जरूरत है, लेकिन मैं 15 सेकेंड में बना सकता हूं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आपसे नहीं बनेगा। कुछ दिनों बाद जब आप मेरा वीडियो आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो आप भी इन सवालों को सेकंडों में बना सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए, तो कहने का सेंस है 9:5 है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यदि उस व्यक्ति की आय इतना है, यदि उस व्यक्ति की आय इतना है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। बस एक लाइन में बन जाएगा, व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात। व्यक्ति की आय, आमदनी और व्यय 5। यदि उस व्यक्ति की आय इतना है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बताना होता है, मैं बता दिया रहा था। आज के बाद इस टाइप का सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप लिख के रख लीजिए। मैं आपको पूरी चैप्टर कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन के जरिए। आमदनी बराबर बचत प्लस खर्चा। आपके आमदनी में ही बचत भी है और आपकी आमदनी में खर्चा भी है, और आज जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उससे मुझे प्राप्त होता है आमदनी। डियर स्टूडेंट्स, 9 रुपया आमदनी है, 5 रुपया खर्चा है, तो 9 में से 5 घटा दीजिएगा तो 4 रुपया बचत हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब इसमें कहता है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। ये सारे के सारे डाटा डुप्लीकेट है, लेकिन ये ओरिजिनल है। आपसे बचत पूछ रहा है, देखिए तो डियर स्टूडेंट्स, सेविंग कितना है 4 रुपया। आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो समय मैं इसकी चर्चा करता हूं। जो बात आपसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। बचत कितना है 4 रुपया। बचत कितना है 4 रुपया। कब? जब व्यक्ति की आमदनी कितनी है 9 रुपया। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, लेकिन आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स में जो कुछ भी आपसे पूछे वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जिससे उसका रिलेशन है वो नीचे लिखा जाता है। तो बचत क्या रुपया 4 रुपया। कब? जब आमदनी कितनी 9 रुपया। और कब? जब आमदनी कितनी बचत पूछ रहा है, बचत 4 रुपया। कब? जब 9 रुपया आपकी आमदनी है, यानी 9 रुपया में वो 4 रुपया बचाता है। तो आपसे कह रहा है कि 27,000 में कितना बचाएगा। 27,000 में कितना बचाएगा तो गुने 27,000। इसको भी एक एक नियम कहते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उतना नहीं जाना है। अब देख लीजिए कितना सिंपल। 9 तिया 27, 4 तिया 12,000, आपका आंसर हो गया। कोई XY की जरूरत पड़ी? मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप देखिए, आप एक सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ, कई सवाल बता रहा हूँ। सपोज करिए आपसे इसमें पूछते, सेम क्वेश्चन है, और आपसे अगर इसमें पूछते कि सर अगर खर्चा पूछे तो क्या करेंगे,
देखिएगा, इनकम इक्वल टू सॉरी एक्सपेंडिचर खर्चा कितना रुपया है मेरे दोस्त? 5 रुपया। कब? जब आमदनी कितनी है? 9 रुपया। देखिए नीचे का सेम है क्योंकि उसी से रिलेट करना है। खर्चा कितना है? 5 रुपया। खर्चा कितना है? 5 रुपया। कब? जब आमदनी कितनी है? 9 रुपया। और कब? जब आमदनी कितनी है? 27,000। 9 तिया 27। डियर स्टूडेंट्स, 5 तिया 15,000। देख लीजिए, एक और प्रूफ देख लीजिए, 27,000 है ना, तो खर्चा और बचत जोड़ के 27,000 होनी चाहिए। 12,000 आपका क्या है? बचत आया। अब 5 तिया 15,000 क्या आया? खर्चा आया। 15,000 और 12,000 कितना हुआ? 27,000। क्वेश्चन ये नहीं पूछा आपसे, क्यों बताया मैंने आपको? मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप, दिल से सिर्फ इस वीडियो को आप देखेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, यूट्यूब के मंच पर भी कोई एक ऐसा शख्स है जो इतना कंफर्टेबली और इतना आरामदेह और इतना बेहतरीन मैथ्स बताता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आइए, तो एक्सपेंडिचर सेविंग आपसे पूछा था, मैं सेविंग निकाल दिया, ये मैं अपने मन से बता दिया कि अगर ये भी पूछता तो क्या होता। डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर सवाल देखिएगा। अब 3 नंबर सवाल में हर सवाल अलग है। आप, मेरी क्लास की खासियत यही होती है ऑनलाइन में, 3 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, 3 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस सवाल का नाम हम लोग M1 D1 देते हैं। इस सवाल का नाम हम लोग M1 D1 इक्वल टू M2 D2। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप की बहुत सारे वैरायटी आएंगे। एक सवाल ये भी होगा M1 D1 H1 M2 D2 H2। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप तक डिलीवर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। और जरूरत इसकी है तो मैं यहां से भी काम चला लेता और डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि एक सवाल नहीं 100 सवाल। आप मेरे YouTube के मंच पे दिमाग से हटा दीजिए कि मैं एक सवाल बताता हूँ, 9 सवाल बताता हूँ, 10 सवाल बताता हूँ। एक सवाल से निकलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, मैं आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आइए, तो अब यहाँ M1 D1 के बारे में समझ लीजिए मेरे दोस्त। M1 का मतलब होता है आदमी और D1 का मतलब होता है दिन। तो D2 का मतलब भी वही होता है, दिन, और M2 का मतलब भी आदमी। दोनों तरफ 2 बातें और 2 बातें 4 बातें हैं। इस 4 बात में से कोई 3 बातें अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। इस 4 में से कोई 3 बातें अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। यहाँ पर H1 और H2 है, और H1 और H2 को हम लोग आवर कहते हैं। और भी कुछ बातें इसमें है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ को एक ही क्वेश्चन में समेट लो। तो इसमें दोनों तरफ मिलके 6 है, 6 में से कोई 5 अगर आपके पास है तो छठे की गारंटी। दोनों तरफ मिलके 4 है, 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। अभी तो ऐसे भी मोदी की गारंटी है चल रही। तो कहने का सेंस है कि ये केस आपका होना चाहिए। अब आइए M1 कितना है, और M1 और M2 के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि M1 और M2 का मतलब ही होता है काम करने वाला। तो ये आदमी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो काम करने वाला है, उसको हम आदमी कहते हैं। M1 कितना है? 15। D1 कितना है? 30। M2 कितना है? 20। क्या पूछा? D2। कोई XY मानने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में मैं बता दिया। 20 माफ कीजिएगा, 1 0 से 1 0, और D2 इज इक्वल टू 15 तिया 45/2, 22.5 के 2 नंबर आंसर। कॉपी के साथ बैठिएगा। आप मुझे बताइए कि जिंदगी में कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको मिलेगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा? आप दिल पे हाथ रख के जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ वाकई फ्रूटफुल है। देखिए, अब डियर स्टूडेंट्स, मैं सवाल नंबर 4 पे चलता हूँ।
4 में देखिए क्या कहता है, फिर यहां सवाल बदल गया। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका मैं मेथड भी बता देता हूं और एक टेक्निक भी बताऊंगा जो रामबाण की तरह काम करेगा। क्रमागत विषम संख्या है, यहां ध्यान दीजिए, और विषम का मतलब ऑड होता है। अगर आपसे विषम की बात करें तो लगातार विषम कहे तो पहला विषम अगर x तो दूसरा x प्लस 2, सब में 2 जोड़ते चले जाइए, x प्लस 4 लाइक दिस। अगर आपसे सम की बात करें, सम मतलब इंग्लिश वालों के लिए, विषम की बात करें, विषम को हम ऑड कहते हैं, सम को हम इवन कहते हैं। x प्लस 2, x प्लस 4। एक और ले लीजिए, प्राकृत। अगर प्राकृत की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुनेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2 लाइक दिस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर x प्लस 2 क्यों? एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हारा पहला विषम संख्या 5 है, x 5 है, तो 5 प्लस 2 7। फिर इसमें 2 और जुड़ा तो इसमें 2 जुड़ा तो 4 हो गए, वही 5 ले लो, 5 प्लस 4 9। लगातार के लिए ही है। किसके लिए है? लगातार। विषम संख्या के लिए भी सर ऐसे कैसे? ले लीजिए कोई भी सम संख्या ले लीजिए, माफ कीजिएगा सम संख्या है, सम संख्या ले लीजिए, जैसे 8 ले लीजिए, पहला 8 तो 8 प्लस 2 10, फिर 8 प्लस 4 12, 8 पहला, 8 प्लस 2 10, यही 8 सब जगह रखिए, 8 प्लस 4 12। प्राकृत 1 से शुरू होता है लगातार, कोई भी ले लीजिए, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये लगातार है। देखिए मैं कितनी सारी बता, इसकी ज़रूरत नहीं थी, किसकी ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत थी, मैंने इतना क्यों बताया आपके लिए। तो आप मेथड से भी बनाएंगे। अभी हम मेथड दिखाता हूँ। क्या कहा? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ले लीजिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगर पहला x तो दूसरा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। मैं घेर देता हूं और इसमें प्लस देते चले जाइए। अब प्लस देते चले गए, इन्हीं चारों का योग कितना है? 160। कितने x है? 4x है। 6 4 10 2 12 इक्वल टू 160। अगर आप 4x करेंगे तो ये 12 उधर चला जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, आपने कैरी ले लिया इसमें। फिर यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, 1 4 से काट दीजिए, 4 किया 12, 4 सते 28, सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी पूछता यहाँ चला जाते, माझिल पूछता यहाँ चला जाते। अब इसका एक जादू बता रहा हूँ। अब ये जादू क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है, तो इन चारों का अगर आपसे एवरेज पूछेगा तो 4 से आप भाग दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4 चौका 16। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 16 है। अगर आप इनको भाग दे दीजिएगा 4 से तो 4 चौका 16 यानी 40। एवरेज की टेक्निक हम बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप अब कितनी संख्या है? 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। तो इस चारों का जो एवरेज दिया हुआ है ना 40, उसमें से 3 घटा दीजिए। अगर 4 का कहा तो 3, 6 का कहा तो 5, 8 का कहा तो 7 घटा दीजिए, 10 का कहा तो 9 घटा दीजिए। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये किसके लिए है? 4 6 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या। 5 के लिए फिर नियम थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा। 4 संख्या 8 संख्या, 4 संख्या का है तो एवरेज में से कितना घटा दीजिए? 4 घटा दीजिए। जो संख्या मिलेगा ना वो पहला संख्या मिल जाएगा। देखिएगा 10 में से, माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, 4 संख्या है तो कितना घटाएंगे? 3, 6 रहता तो 5, 8 रहता तो 7, 10 रहता तो 9। 4 संख्या का है, 3 घटा दीजिए, 37।
कितने पापड़ बेलने पड़े हैं आपको इस 37 को निकालने के लिए? कोई पापड़ की जरूरत नहीं, सब कुछ रखिए। अब मैं आप दूसरी तरह से आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक ऑफलाइन में जैसा मेरा क्लास चलता है सेम उस। तो इस 4 का औसत है 3 घटा दिए 37 हो गया, अगला 39 हो गया, अगला 41 हो गया, अगला 43 हो गया। आप मेथड से भी तो 37 ही पाए हैं ना, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़े, आइए। अब ये 4 क्रमागत विषम संख्या कहे, 4 क्रमागत सम संख्या कहे, 4 क्रमागत 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इनके लिए तो ये बहुत बड़ा टेक्निक मैंने आपसे शेयर कर ली। आइए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 नंबर में कह रहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। उनके सिरों की कुल संख्या 42 है और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका मेथड भी होता है और टेक्निक भी होता है, लेकिन ऐसे सवालों में मैं आपको मेथड से ही कहूंगा काम चला लीजिए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे सिरों की बात हो रही है तो मुझे लगता है सिरों की संख्या, शायद ये सिर को मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, मुझे लगता है कुछ गलतियाँ हैं इसको लिखने में। हेड, एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या क्या है? 42 है। उनके सिरों की संख्या क्या है? 42 है। आज के बाद मुर्गा बकरी, मुर्गा गाय, इस तरह का क्वेश्चन, कबूतर गाय, कबूतर बकरी, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाला की बात हो रहा है, जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, लिख के रख लीजिए। तो हेडों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। किसका? मतलब उसके यहाँ मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, उस सब मिला के 42 तो है। अब कितना मुर्गी है कितना बकरी है ये क्लियर नहीं है। पूछ क्या रहा है? मुर्गियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जो बात आपसे पूछे ना उसी को एक्स मानिए, ताकि आंसर आए, आपकी कहानी खत्म। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो आपसे पूछ रहा है उसी को एक्स माने। अगर आप बकरी को मानते हैं तो मुर्गा के लिए घटेगा, इसलिए जो पूछे उसी को मानिए, ये आपके लिए लाभप्रद और फ्रूटफुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि मुर्गी है, M4 मुर्गी, अब B4 बकरी। तो हम मुर्गी की संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, मान लीजिए 42 में से अगर 10 मुर्गी है, हेड तो एक ही होता है ना, जो हमारा सर होता है वो तो एक ही होता है, चाहे किसी भी जानवर या आदमी का हो, लेकिन पैर डिफरेंट होता है। अब मुर्गी के पास भी एक ही हेड होगा लेकिन पैर 2 होगा, बकरी के पास 4 पैर होगा, ये कन्फर्म है, नेचुरल है, आप जानते होंगे। तो मुर्गी की संख्या x मान लिए, तो इस 42 में से अगर 10 मान लीजिए कि मुर्गी है तो बकरी कितना होगा? 42 में से 10 घट जाएगा, 32 होगा। 20 अगर मुर्गी है तो 20 घटा दीजिएगा, बच जाएगा, वो बकरी होगा। तो यहाँ भी तो वही नियम है ना, 42 माइनस x। अब इसी एक लाइन में मैं इसको डील कर दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लस करने से पहले ये क्या है और ये क्या है? ये मुर्गा है, 2 से गुना कर दीजिए। अगर 10 मुर्गा है तो कितना पैर? 10 दूना 20, और अगर 20 बकरी है तो कितना पैर? 20 चौका 80, प्लस 2 से गुना कर दिए तो ये पैर बन गया मुर्गा का। इसको 4 से गुना कर दिए तो ये पैर बन गया बकरी का। सब मिला के कितना? 138। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है। जो x आएगा वो मुर्गा की संख्या होगा, और अगर बकरी की संख्या भी पूछ दे तो 42 में से x को घटा दीजिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में नहीं बचा। तब कितने क्वेश्चन हो गए? बकरी मुर्गा, गाय मुर्गा, कबूतर बकरी, कबूतर गाय, इस तरह के क्वेश्चन, कबूतर भैंस, 2 पैर वाला और 4 पैर वाला क्वेश्चन आपसे अगर जब भी पूछता है, जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। ये चैलेंज है, आप लिख के रख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है आपको किसी तरह की कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। यदि 3 धनात्मक
संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योगफल इतना है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, वर्ग मतलब स्क्वायर। इंग्लिश वाले व्यूअर से भी मेरा आग्रह है कि वो अच्छे से समझे। यहाँ पे मैं टेक्निक का इस्तेमाल न करते हुए मैं एक्स का ही इस्तेमाल करूँगा, जिससे आपके लिए फ्रूटफुल होगा और लाभप्रद होगा। देखिएगा, क्या अगर मैं आपसे कहूँ 3x 7x 8x, ये लिखना पड़ेगा। अगर ये वर्गों का नहीं रहता ना तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, क्योंकि वर्ग होने का मतलब कहीं ना कहीं रूट होगा किसी संख्या का। तो कह रहा है कि संख्या का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि वर्गों का योगफल, x लगा दिए, वर्गों का वर्ग कर दिए, और वर्गों का जो योगफल है वो 7808 है। वर्गों का योगफल क्या है? 7808 है। जरा ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, 7 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर 7808। अब जब इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 9 4 13, 13 9 22 का 2, 9 4 13, 13 9 22 का 2, हाथ में बचा 2, 6 2 8, अचार 12 का 2। कहीं गलती हो रहा क्या? माफ कीजिएगा, सॉरी 9 6 15, 9 6 15, 15 और 9 20 का 4, हाथ में 2, अब फिर 6 और 4 10 और 2 12 x स्क्वायर इक्वल टू 7808। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या तो आपका दिख रहा है कि ये वाला है 8x। कौन वाला है? ये वाला है। अब आप यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए और मुझे लगता है कि खुशी से आपसे बन जाएगा। अगर कहेंगे तो मैं निकाल भी दूंगा, एक बार जोड़ फिर से देख लीजिए। 9 4 13, 13 9 22। सॉरी फॉर दैट डियर, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाता हूँ। क्या कहते हो, अभी बच्चेदार आदमी हैं कभी, और शादी वगैरह हो जाने के बाद तो थोड़ा और ज़्यादा लाइफ टिपिकल हो जाता है। फिर से जोड़िएगा, 9 4 13, 13 9 22 का 2, 13 और 9 22, यस 9 4 13, 13 9 22 का 2, हाथ में 2, और फिर 6 और 4 10 और 2 12, x स्क्वायर इक्वल टू 7808। 100% ये 122 से कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 100% ये 122 से कट जाएगा। तो आपके पास x स्क्वायर आएगा समथिंग, इतना तो करिए, अब कितना करें, 122 से कट जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। और जो क्वेश्चन मार्क आएगा, थोड़ा आपके लिए भी तो कुछ छोड़ू, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ जो आएगा ये कट के वो यहाँ आएगा, स्क्वायर घटेगा तो उधर का वर्गमूल हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी, इसलिए यहाँ चले जाइएगा। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें इस सवाल में जरा ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि ए की आय जब भी एबीसी तीनों हो ना, तो मैं आपसे कहूंगा, सजेशन दूंगा, एबीसी तीनों लिख लीजिए। देखिए अब इसमें कितना हम टेक्निकली बताऊंगा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, तो बी अगर 1 मान लिए तो ये 3 हो गया। आप 2 भी मान सकते हैं, अगर ये 2 हो गया तो 2 3 6 हो गया, मर्जी आपकी। आप 100 मान सकते हैं तो ये 300 हो जाता, फिर तो कट के वही आ जाएगा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, और यही जो ए है वो सी की आयु की आधी है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है
और सी की आयु की आधी है। तो अगर ये 6 है तो ये 3 हो गया, यानी आधा। तो 6 क्यों? अरे साहब 6 लेंगे तब ना उसका आधा 3 होगा। इसका रिलेशन दोनों से है, इसका 3 गुना इसका आधा। देखिए कितना सिंपल से बन गया। ये ओरिजिनल डाटा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ए की आयु, ए इजकल टू, ए कितना है? 3। ए पूछ रहा है इसलिए। ये 120 क्या है? जोड़ है किसका? सबका। तो ओरिजिनल है, लेकिन वहां अभी हम नहीं जाएंगे। ए 3 कब? जब 3 है 1 4 6 10 गुने में 120। 3 कब? जब जोड़ के तीनों 10। तो जोड़ के क्यों सर? दिया हुआ सर। फिर गुने में 120। 12 तिया 36 आपका आंसर। डियर स्टूडेंट, मैं एक्स्ट्रा भी क्या बोला हूं आपको कि बता दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे बी पूछ रहा है, वही कहानी। बी 1 कब? जब सबको जोड़ करके 10। कब? जब 100। अगर आपसे सी पूछे तो सी 6 कब? जब सबको जोड़कर 10। कब? जब 120। देखिए तो ये दोनों सब में सेम है, लेकिन आंसर सब कहा गया। लेकिन एक ही पूछा आपसे, मैंने सब बता दिया। थोड़ी तो रहम करिए और कृपा करिए, बेल आइकन पे जाके बेल बटन दबाइए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने सर्किल में जरूर इसे शेयर करिए, ताकि सब लोग लाभान्वित हो। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं 8 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। कमेंट के जरिए इसका मुझे रिप्लाई देंगे। और मैं 9 नंबर पे आता हूं। काफी ही यूनिक क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनेशन में आता है, इसको ध्यान से जरा समझिएगा। काफी यूनिक क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। कोई चीज अगर हो जाता है, इसका मतलब बराबर। ये था और ये हो गया। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि किया जाए, देखिएगा एक लाइन में बताऊंगा। पहले तो भिन्न ले लीजिए x/y, और यही भिन्न आपसे पूछ रहा है। मूल भिन्न पूछ रहा है, यानी मूल भिन्न हमने x/y मान लिया। भिन्न का मतलब ही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। x/y मान लीजिए, a/b मान लीजिए, c/d मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। यही आपसे पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। इसमें परिवर्तन होता है। भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि, अंश का मतलब इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर में 35% की कमी का मतलब डेनोमिनेटर में 35% की कमी। जब 30% की वृद्धि, तो इसको लिखिए 130, क्योंकि वृद्धि कह रहा है। जब 35% की कमी, तो इसको लिखिए 65। अंश यानी न्यूमरेटर में 30% की वृद्धि, इसलिए 130। डेनोमिनेटर है, जिसको हम हर कहते हैं, हर में 35% की कमी, इसलिए 100 में 35 घट गया तो 65। बटा में 100 भी होगा, लेकिन इसके भी नीचे 100 है, इसके भी नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल। क्यों लेके ढोना? देख लीजिए, आज के बाद ये सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे जिस लेवल का सवाल हो, ये सवाल आपसे बनेगा। वृद्धि होने के बाद आप प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? 3/15 हो जाता है। जब ये कहानी बनती है, इसके बाद 3/15 हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। 13 से 13 दहाई 130, 13 पचे 65, 5 से 5 दूना 10। बस कहानी ओवर। इधर 3 से 3 पचे 15, ये 2 ऊपर है। आपसे मूल भिन्न पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा है? मूल भिन्न। तो x/y इक्वल टू, यही तो पूछा है। तो ये 2 कहाँ है? गुना में है। कहाँ चला जाएगा? भाग में। कहाँ चला जाएगा? भाग में। कहाँ चला जाएगा? भाग में, यानी ऊपर 1 है, 1 बटे में 10। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, तो प्लीज 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 आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीसीसी परिवार के साथ जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स